हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे बात करूंगा अबाउट साइकोलॉजी ऑफ टॉप रैंकर्स, विनिंग हैबिट्स। तो बेटा मेरा ये जो वीडियो है ये स्पेशली जेई 2027 स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, बट जो इसमें मैं बातें बोलने आ रहा हूँ दैट इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर जेई 2026 एस्पिरेंट्स ऑल्सो, चाहे वो सिग्मा बैच के बच्चे हों चाहे ओपी बैच के बच्चे हों। मेरा जो क्लास 11th स्टूडेंट्स का जो बैच है दैट इज कॉल्ड ओजी बैच, तो इट इज डेडिकेटेड टू ओजी बैच स्टूडेंट्स, इट्स अप्लीकेबल टू ऑल। तो बेटा एक बार अक्सर मुझसे बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर क्या मैं अभी भी टॉप रैंक्स ला सकता हूँ क्या? मैं आज से अगर पढ़ना शुरू करूं 12 से 15 घंटे तो क्या मैं टॉप रैंक्स ला सकता हूं क्या? बेटे टॉप रैंक्स लाने के लिए 1 साल सफिशिएंट टाइम फ्रेम होता है। दैट मीन्स जो स्टूडेंट्स जेई 2026 में अपीयर करने वाले हैं वो अगर आज से ही कंसिस्टेंसी से स्टार्ट करें और जो बीच में उनके स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आएंगे, मार्क्स में कभी इंप्रूवमेंट नहीं आया तो उससे सेटबैक नहीं लेंगे, निराश नहीं होंगे और अपनी मेहनत करते रहेंगे, तो 1 साल तक कंसिस्टेंसी अगर काम करेंगे तो टॉप रैंक्स लाई जा सकती हैं। जो स्टूडेंट्स जेई 2027 में अपीयर होने वाले हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं 2 years टाइम फ्रेम इज एब्सोल्युटली सफिशिएंट टाइम फ्रेम टू क्रैक top ranks as well as to crack any physics olympiad। बस आप अगर ये सोच लेंगे कि मैं 11th क्लास में पढ़ते ही नवंबर में ओलंपियाड क्रैक कर दूंगा तो बेटा ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि अगर आपकी पहले से प्रीवियसली कुछ प्रिपरेशन है तो ठीक बात है, अदरवाइज क्लास 11 प्लस 12 दोनों ही सिलेबस को रिमेनिंग 6 to 8 मंथ्स में कवर करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता। हाँ, एनएससीपी जो फर्स्ट स्टेज है वो आप क्रैक कर सकते हो, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। बट जो आपका क्लास 12 का अटेम्प्ट है वो आप सॉलिडली दे सकते हो, आपका पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश ऑफ होगा तो आप ओलंपियाड भी क्रैक कर सकते हो। तो पहली बात क्या है, क्या जेई एडवांस 4 year प्रोजेक्ट होता है? आंसर इज नो। फिर लोग 4 year प्रिपरेशन करते हैं, डेफिनेटली उनको ईज मिलता है, वो थोड़े से इनिशियली अहेड होते हैं, बट वो सारे ही टॉप रैंक्स में आते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे उसमें बर्नआउट भी आते हैं, बहुत सारे एग्जॉस्ट भी आते हैं, बहुत सारे अच्छा भी करते हैं। तो 4 year का प्रोग्राम अच्छी बात है, बट वो एसेंशियल क्रिटिकल चीज नहीं है। 2 years इज सफिशिएंट टाइम फ्रेम फॉर जी एडवांस। मैं ऐसे बहुत सारे AR1 को जानता हूं, ऑल इंडिया रैंक 1 को, जिन्होंने इनफैक्ट क्लास 11 से ही प्रिपरेशन करी। बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ टॉप रैंकर्स हैं जिन्होंने क्लास 11 में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड दे वेंट ऑन टू स्कोर टॉप 10 रैंक्स, टॉप 50 रैंक्स एंड टॉप 100 रैंक्स। बहुत सारे ऐसे टॉप रैंकर्स थे जिनका फिजिक्स ओलंपियाड क्रैक नहीं हुआ, बट दे वेंट ऑन टू स्कोर अंडर 10 एंड अंडर 100 रैंक्स। तो इसलिए जे एडवांस इज अ डिफरेंट बॉल गेम एंड ओलंपियाड्स इज अ डिफरेंट बॉल गेम। इवन ओलंपियाड में जिन स्टूडेंट्स का मल्टीपल गोल्ड मेडल आया वो भी टॉप 3 में नहीं थे एंड समटाइम्स टॉप 10 में भी नहीं थे। ठीक है, तो दोनों में बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं, हाँ सिलेबस सेम होता है, बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं है। तो मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ। जे एडवांस इज ए 2 year प्रोजेक्ट। क्या ओलंपियाड भी क्रैक किया जा सकता है? आंसर यस है। क्या टॉप 10 में रैंक लाई जा सकती है? आंसर यस है। उसके लिए कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा, अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो फॉर जेई 2027 स्टूडेंट्स, बेटा इस बात को ध्यान रखना कि जब आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, आपको जो लाइव लेक्चर्स हैं वो कभी भी मिस नहीं करने, नेवर मिस एनी लेक्चर। आपकी अटेंडेंस 90% से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से जो टीचर आपको 1.5 आवर्स या 2 आवर्स में पढ़ा सकता है वो आप 10 to 15 आवर्स में भी बुक्स से कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारे बुक्स कलेक्शन से आपको मटेरियल दे रहा है। तो नेचुरल सी बात हो काफी प्रेसाइज होगा। ठीक है, तो नेवर मिस अ लेक्चर। जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। आपको अगर 100% समझ में आ रहा है तो दैट लेक्चर इज अ वेरी एवरेज लेक्चर। दैट लेक्चर इज वेरी एवरेज लेक्चर, चाहे वो वर्ल्ड क्लास टीचर कोई सा भी हो, चाहे वो कोई सा भी टीचर हो, कितनी भी गारंटी ले, अगर उसकी कहीं भी 100% बातें आपको समझ में आ रही हैं, दैट इज वेरी एवरेज लेक्चर। इसका मतलब कि उसमें थॉट डेवलपमेंट में काम नहीं किया गया, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है,
आपका जो माइंड है उसमें बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया गया है, ठीक है। 70 to 80% अगर आप गेन कर लेते हो किसी लेक्चर में, दैट इज एक्सीलेंट। रेस्ट 20% आपको फिलअप करना होता है क्लास के बाद, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ और थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्विंग के दौरान आप वो चीज़ें लर्न करते हो और कुछ डाउट्स में डिस्कशन में उसको आप लर्न करते हो। तो इनफैक्ट 70-80% समझ में आ रहा है, यू आर ऑन ट्रैक। कोशिश करो जो नहीं समझ में आया उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में टीचर से डाउट्स पूछ लो या उसको कंसल्ट कर लो या उसको बुक से रेफर कर लो एंड समहाउ वर्क ऑन दैट। फिर नेक्स्ट आता है असाइनमेंट। जो भी असाइनमेंट बेटा आपको दिया गया है उसको रिलीजियसली करो। जो ड्यू डेट ऑफ डिस्कशन है इट शुड नेवर बी मिस्ड। ड्यू डेट ऑफ डिस्कशन शुड नेवर बी मिस्ड, ठीक है। तो असाइनमेंट रिलीजियसली करना है। नेक्स्ट आता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, डीपीबीज जिसको बोलते हैं। आपका सिस्टम अगर आपको डीपीबीज देता है इट्स वेरी गुड, नहीं देता है तो डू डिमांड फ्रॉम देम, क्योंकि डीपीपी एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसकी हेल्प से आप करंट टॉपिक्स भी पढ़ रहे होते हो एंड विदाउट रिवाइजिंग, इनफैक्ट पुराने टॉपिक्स भी रिवाइज हो जाते हैं। आइडियली जो डीपीपी का स्ट्रक्चर होना चाहिए वही होना चाहिए कि 50% से करंट प्रॉब्लम्स होनी चाहिए और 50% प्रीवियस प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, प्रीवियस चैप्टर्स के या प्रीवियस ईयर के, सो दैट आपका एक कंटिन्यूअस डेली बेसिस पर कुछ रिवीजन होता रहे। तो डीपीपी करंट टॉपिक की प्रैक्टिस भी होता है और प्रीवियस चैप्टर्स का रिवीजन मैकेनिज्म भी होता है। तो ये एक ऑटो रिवीजन मैकेनिज्म होता है। डीपीपी को रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए, उसको 100% अटेम्प्ट करना चाहिए इन एग्जामिनेशन कंडीशन। प्रिफरेबली अगर उस डीपीपी पर टाइम ऑफ अटेम्प्ट लिखा हुआ है तो वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 क्वेश्चंस हैं तो उस पर लिखा होना चाहिए कि इट शुड बी अटेम्प्ट इन 30 मिनट्स, या 15 क्वेश्चंस तो उस पर लिखा होना चाहिए शुड बी अटेम्प्ट इन 45 मिनट्स। और वो डीपीपी का फिर क्लास में रेगुलर डिस्कशन होना चाहिए सो दैट आपका थॉट डेवलपमेंट होता रहे। एक असाइनमेंट हुआ, देन कम्स डीपीपी। अब असाइनमेंट जो होता है वो मल्टीपल लेवल्स में होता है। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं उस सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ। तो जो असाइनमेंट होता है वो मल्टीपल लेवल्स में होता है। उस असाइनमेंट में फंडामेंटल लेवल आता है, स्टैंडर्ड लेवल आता है, एडवांस लेवल आता है, ओलंपियाड लेवल आता है। तो 4 लेवल्स के असाइनमेंट करने के बाद फिर आप डेवलप हो चुके होगे एक अच्छे टॉप रैंक्स में बोल दूं या अच्छे रैंक्स में आप कन्वर्ट हो चुके हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होगा, आपका इवोल्यूशन हो चुका होगा इनफैक्ट। देन कम्स द टेस्टिंग प्रोसेस। जो आपके टेस्ट होने चाहिए उसमें न्यू क्वेश्चंस होने चाहिए, चैलेंजिंग क्वेश्चंस होने चाहिए, वो आपको खुश करने के लिए बनाए हुए नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट जे एडवांस का ट्रू लेवल है, जो उसका ट्रू एसेंस है, जो ट्रू फ्रेग्रेंस है, वो उस टेस्ट पेपर से आनी चाहिए। और बेटे मैं हमेशा ऐसा मेंटेन करता हूँ। मैंने अभी तक जितने ही टेस्ट बच्चों के लिए तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे टेस्ट में 65 to 70% मार्क्स जो बच्चे स्कोर कर रहे थे दैट वाज एक्सीलेंट लेवल। मैं बहुत टफ नहीं बनाता बट फंडामेंटल और न्यू पेपर्स बनाता हूँ सो दैट जो जे एडवांस में आपको मिलने वाला है वही आपको यहाँ मिलने वाला है। तो अगर मेरे टेस्ट में कोई 70% ला रहा है तो बेटा वो जे एडवांस से 100% गारंटी है कि वो 90% तक ले आ देगा, ठीक है। तो टेस्ट जो है चैलेंजिंग होने चाहिए, उसमें आपके मार्क्स कमा रहे हैं उससे वरिड मत हो। मार्क्स कमा रहे तो वरिड मत हो। अपने टीचर से ये डिमांड मत करो कि सर पेपर का लेवल नीचे कर दो, क्योंकि बाई लोअरिंग द बार आप इनफैक्ट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को लोअर कर देते हो। तो इससे क्या है कि आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। इनफैक्ट आपको तो एनर्जी सब मोर चैलेंजिंग दो, ब्रिंग ऑन द चैलेंज, आई विल टेक इट हेड ऑन। तो नेक्स्ट आ रहा है टेस्टिंग प्रोसेस। तो बेटा मैं ये सारे स्टेप्स बता रहा हूँ, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं फॉर टॉप रैंक्स। टॉप रैंक्स यूं ही नहीं आती, सपने देखने से नहीं आती हैं। इनफैक्ट टॉप रैंक्स प्रोक्रेस्टिनेशन से नहीं आती हैं, टॉप रैंक्स आती हैं हार्ड वर्क से। तो पहली बात जो आपका स्टडी मटेरियल होना चाहिए वो बहुत ग्रेडेड होना चाहिए, टेस्टिंग प्रोसेस बहुत ग्रेडेड होनी चाहिए, डाउट क्लियरेंस मैकेनिज्म होना चाहिए, रिवीजन मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये सारी बातें जो मैंने बोली वो नटशेल में बोली, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारी चीज़ों को कवर कर चुका हूँ। अब आता थी माइंडसेट की बारे में। बेटा मैं 2006-2007 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पर मैं कोटा में एक लीडिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, बंसल क्लासेस में पढ़ाता था। तो वहाँ पर एक बैच था S2 P1 से P10, Q1 से Q10, PQRS। एस में 10th बैच, दैट मीन्स ओवरऑल सीक्वेंस है 40th बैच। तो एक स्टूडेंट था, उसका 40th बैच S2 बैच में उसका एडमिशन हुआ था। आप ऐसे सोच लो 40th नहीं हुआ, इनफैक्ट 32 हुआ, PQRS S2। तो 32nd बैच में बच्चा था, उसका एडमिशन हुआ था। वो 1-2 दिन लेट हो गया था, किस वजह से उस बैच में उसका एडमिशन हुआ था मैं नहीं जानता, बट वो कुछ थोड़ा सा लेट भी हो गया था। उसका वेक्टर्स का टॉपिक छूट गया था। वो मेरे पास आया, उसने कहा सर वेक्टर्स मेरे को समझ में नहीं आ रहा है और थोड़ा स्ट्रगल आ रही है इसमें।
तो इसको एक नॉर्मल सा बच्चा मानते हो, उसको मैंने समझाया, उसको पढ़ाया, थोड़ा पर्सनल अटेंशन दिया। उस टाइम मेरी बुक रिलीज हुई थी, उसको मैंने उसको अपनी बुक भी दी, कहा इसको आप प्रैक्टिस करो। वो बुक लेकर बहुत हैप्पी भी था, तो मैंने उसको बुक दी, पढ़ाई की उसने, पर्सनल अटेंशन भी मैं उसको थोड़ी दी, उसने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद अबाउट 45 डेज के बाद शफलिंग टेस्ट था, तो फर्स्ट शफलिंग में ही वो ऊपर के बैच में पहुंच गया, एंड दैट वाज P2 बैच, टॉप से सेकेंड बैच था। वो टाइम पे मैं P3 बैच में पढ़ाता था, मेरे बैच में तो नहीं आया, बट वो अक्सर मुझसे कंसल्ट करता रहता था, और मैं उसकी जर्नी देख रहा था। मुझे नहीं मालूम था कोई आगे बढ़ के क्या करेगा, आगे जाके क्या करेगा, बट मैं उसकी जर्नी देख रहा था। तो अक्सर वो कंसल्ट भी करता था, काइनेमेटिक्स में उसने कई बातें कंसल्ट की, बहुत छोटी बातें कंसल्ट करी, बहुत छोटे फंडामेंटल्स सीखे। फिर उसका जो नेक्स्ट शफलिंग हुई, इस नेक्स्ट शफलिंग में वो टॉप बैच में पहुंच गया, फर्स्ट बैच में पहुंच गया। और इस फर्स्ट बैच में भी उसकी रैंक बहुत टॉप्स में नहीं आ रही थी, वो इनफैक्ट 50 के आसपास आ रहा था। फिर क्लास 12 पहुंचते पहुंचते वो टॉप 30 माने लगा, क्लास 12 में भी वो फर्स्ट बैच में ही था। फिर धीरे करते करते वो 25 में आ गया, 20 में आ गया, बट टॉप 10 में बहुत रेयरली आया। वो बहुत रेयरली ऐसा हुआ कि टॉप 10 में आता रहा। फिर क्या हुआ, रिजल्ट आया जेई एडवांस का, उस टाइम IIT जेई बोलते थे। IIT जेई का रिजल्ट आया, इट वॉज 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो मेरे पास कॉल आई, उसने बोला कि सर आपको याद है, आई एम सो एंड सो, आई गॉट AR1। मैं चौंक गया, सुबह सुबह की बात थी। सर आई गॉट AR1, आई वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू एंड थैंक यू सर फॉर दोज इनिशियल ईयर्स, दोज इनिशियल टाइम्स, जो आपने मेरे को एक स्लाइड पोस्ट दिया था, एंड नाउ आई एम AR1। मुझे बहुत खुशी हुई, दिल से तसल्ली हुई, इससे तसल्ली हुई कि उस बच्चे के बारे में मुझे नहीं पता था। मैंने उसकी पूरी जर्नी देखी, इनफैक्ट तो सेलेक्ट होने के बाद फिर से उसका जर्नी को मैंने रिव्यू किया, तब मुझे याद आया कि अच्छा ये बच्चा था, ऐसे से हुआ। तो उसका AR1 आ गया। तो कहने मतलब ये स्टोरी नहीं बेटा, ये रियल चीज है, और ऐसा मैं 2-3 मल्टीपल टाइम्स देख चुका हूँ, ऐसा मैं मल्टीपल टाइम्स देख चुका हूँ। मैं ऐसा भी देख चुका हूँ कि एक स्टूडेंट था, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लास 12th में 2500 के आसपास रैंक आया था, और नेक्स्ट ईयर उसने फिर से जब जेई एडवांस दिया तो उसका 12th रैंक आया। मैं ऐसे बच्चों को देख चुका हूँ जो ड्रॉपर्स थे, 3rd रैंक आया एंड सो ऑन, ऐसे बच्चों को मैं देख चुका हूँ। कुछ को मैंने डायरेक्टली मेंटरिंग करी, कुछ एक्चुअली सीनियर टीचर होने की वजह से बहुत सारे बच्चे वैसे ही आपसे कांटेक्ट में रहते हैं और आपसे मेंटरिंग मांगते रहते हैं, हेल्प लेते रहते हैं। इन अ सिस्टम ऐसा होता रहता है, मिक्सिंग होती रहती है, कभी बच्चा आपसे पास आता है, आपसे भी जानने की कोशिश करता है, आपसे बुक्स लेता है, तो मेंटरिंग चलती रहती है। तो और बेटा इस स्टोरी से मैं आपको बताना चाह रहा था, एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। आप अगर एफर्ट करो तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी से ये मत सोचो कि मैं टॉप रैंक ला के ही रहूंगा, मैं टॉप रैंक ला के ही रहूंगा, नहीं। आप सिर्फ एक काम कर सकते हो कि अपनी गलतियों को सुधारते रहो, पूरे मनोयोग से पढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहो। तो विनिंग एटीट्यूड का मतलब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज विनिंग एटीट्यूड का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। दैट मीन्स वो चाहे छोटा सा भी एक इंप्रूवमेंट हो, बट यू शुड टेक एवरी टेस्ट एज जेई एडवांस, यू शुड टेक एवरी टेस्ट एज जेई एडवांस। हर टेस्ट में चाहे वो 2% का इंक्रीमेंट हो, चाहे 2% का इंप्रूवमेंट आप में आए, बट वो 2% का इंप्रूवमेंट जो है वो भी आपकी जर्नी ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर देगा, एक अच्छे ट्रेजेक्ट्री में आपको लॉन्च कर देगा। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। नेवर बी शाई ऑफ आस्किंग डाउट्स। हो सकता है टीचर आपको उस टाइम मना कर दे, बट डाउट्स के लिए मना करना कोई गलत बात है ही नहीं, इसको मैं बिल्कुल गलत बात नहीं मानता, क्योंकि जब डाउट्स के लिए टीचर मना करता है तो इसका मतलब वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उस लेवल पर अपने आप आ सकते थे, थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आप आ सकते थे। आखिर आप कोशिश नहीं करोगे तो आप कैसे उस लेवल पे आओगे। आपने बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस का साइकिल पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि जब वो प्यूपा स्टेज में होता है तो कोई इसका अगर उसका कवर कोई ओपन अप कर दे तो डू यू फील कि वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, या वो फाइट करते करते इनसाइड फाइट करते करते जब अपने कुकून को ब्रेक करता है, जो उसको अपनी लेयर को ब्रेक करता है, तो उस टाइम पर उसकी ग्रोथ होती है, उसकी मसल्स बिल्डअप होती है, एंड देन दैट बटरफ्लाई गेन्स द मसल स्ट्रेंथ। तो बेटा जिस टाइम आप स्ट्रगल कर रहे होते हो उस टाइम आप स्ट्रेंथ गेन कर रहे होते हो। मैसेज सिंपल सा ही है। तो टीचर को ट्रस्ट करो, जेन्युइनली टीचर्स डाउट बताते हैं, मैं 100% डाउट क्लियरेंस करता हूं, बट मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखता हूं कि डाउट क्लियरेंस कहीं स्पून फीडिंग तो नहीं हो गया, डाउट क्लियरेंस कहीं स्पून फीडिंग तो नहीं हो गया।
आई ऑलवेज अवॉइड स्पून फीडिंग। डाउट्स मैं 100% क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो डाउट क्लियरेंस बहुत जरूरी है। तो आपका कंटिन्यूस ग्रोथ हो गया, डाउट क्लियरेंस हो गया, टेस्ट पेपर की एनालिसिस हो गई। जो आप टेस्ट पेपर दे के आते हो तो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए हैं उन क्वेश्चंस को आप एनालाइज करो, उसका रीजन जानने की कोशिश करो, उसको अटैक करो, जो फॉर्मूले याद नहीं थे उसको अटैक करो, जो कॉन्सेप्चुअल चीज है उसको अटैक करो। टेस्ट पेपर को एनालाइज जरूर करो। टेस्ट पेपर के एनालिसिस से आप स्लोली अपनी ग्रोथ भी डिसाइड कर सकते हो। इनफैक्ट बेटा समटाइम्स टेस्ट एनालिसिस इतनी ज्यादा हेल्प करती है कि वो आपके उन वीक एरियाज को एक्सपोज कर देती है जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आ रहे थे। अब वो कैलकुलेशन भी हो सकता है, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया। तो टेस्ट एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर बेटा एक बात ये, नेवर गेट सेटिस्फाइड। आपके किसी टेस्ट पेपर में 90% मार्क्स आ गए, आप खुश हो गए कि मेरी R1 आ चुकी है, ऐसा नहीं है। हो सकता है टेस्ट में आप नीचे गिर जाओ। तो अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। तो जो आप टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हो, टेक एवरी टेस्ट इज जेईई एडवांस। तो ऐसा नहीं है कि कोई टेस्ट पेपर आया तो उससे 2 दिन पहले आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। प्रिपरेशन शुड बी कंटिन्यूअस। एक टेस्ट खत्म हुआ, नेक्स्ट डे से अगले टेस्ट के लिए आपका पूरा प्लान आउट और पूरी पूरी जर्नी स्टार्ट हो जानी चाहिए। आपको एक्स्ट्रा ओवरबर्डन नहीं होना है, आपको अपने स्टडी शेड्यूल में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने, एक कंसिस्टेंट स्टडी शेड्यूल मेंटेन करना है ताकि आप एग्जॉस्ट नहीं हो। जो बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, दैट मीन्स एक्स्ट्रा हार्ड वर्क पुट अप करते हैं जस्ट बिफोर टेस्ट, टेस्ट के लिए उनके पास एनर्जी नहीं बचती है। इनफैक्ट इट शुड बी एन एंजॉयबल जर्नी। जो टेस्ट प्रिपरेशन है दैट शुड बी एन एंजॉयबल जर्नी। ये एक कंपटीशन है, इसको एक एंजॉयमेंट, एक चैलेंज की तरह लो। बहुत बार आप हार्ड वर्क कर रहे होते हो, उसका इंस्टेंटेनियस रिजल्ट रिवील नहीं होता है, रिजल्ट कुछ समय के बाद आता है। आपका जो हार्ड वर्क है वो आपकी इनर स्ट्रेंथ को बिल्डअप कर रहा होता है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होता है। वो समटाइम्स उसको एक्सप्रेस होने में टेक्स टाइम। तो कीप वर्किंग हार्डर एंड हार्डर। जितना आपको टाइम मिले उसको आपको वर्क हार्ड करो, बट इन दिस प्रोसेस नेवर मिस एंटरटेनमेंट। एक हमेशा कंट्रोल्ड एंटरटेनमेंट हमेशा आपके लिए होना चाहिए। किसी हॉबी को आपको परस्यू करना चाहिए, आपको स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होना चाहिए, और ये पूरी जर्नी को एक एंजॉयमेंट कर लेना चाहिए। जो बच्चे इस जर्नी को एंजॉयमेंट कर लेते हैं उनके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बेटा जो बच्चे JEE 27 में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि 2 इयर्स बहुत सफिशिएंट टाइम फ्रेम है। आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, थोड़ा सा माइंडसेट सही करना पड़ेगा और सही इंस्पिरेशन को परसू करना पड़ेगा। तो कोशिश करो एक ऐसे प्रोडिजी को पकड़ने की, सोचने की उसके बारे में कि वो कौन सा प्रोडिजी है जो मेरा रोल मॉडल है और उसने कैसे अचीव किया, और उसी पाथ को फॉलो करते हो। आप जिस भी आप टीचर से पढ़ रहे हो उसमें आपको पूरा फुल फेथ होना चाहिए। बट इस प्रोसेस में मैंने आपसे कहा ना कि देयर शुड बी डिफरेंस बिटवीन डाउट क्लियरेंस एंड स्पून फीडिंग। तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो बड़े इस टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियोस तुम्हारे पास आते रहेंगे। हो सकता है कुछ बातों में मैं रिपीटेटिव हो जाऊं, बट बेटा कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड ही होते हैं ना। तो कॉन्सेप्ट अगर लिमिटेड होते हैं तो उस लिमिटेड कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो थॉट्स रिपीटेटिव हो सकती हैं। इनफैक्ट किसी थॉट को मल्टी टाइम स्ट्राइक करने से समटाइम्स समझ में भी आ जाता है कि हाँ ये सही रास्ता होगा, तभी सर बार बार कह रहे हैं। तो बड़े इस टाइप के वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। एंड में मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा जो OG बैच है उसकी क्लासेस 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे के स्लॉट में वो है। उसका टाइमिंग है वो 8:45 PM से ऑनवर्ड्स 11 PM तक है। रात को 8:45 से 11 बजे तक उसका टाइमिंग है। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे उसकी रेगुलर क्लासेस हैं। 2 अप्रैल को मैंने एक छोटा सा ओरिएंटेशन सेशन बुलाया है इवनिंग में 7 बजे। तो 2 अप्रैल को ओरिएंटेशन सेशन है। रेगुलर क्लासेस आपकी 3 अप्रैल से स्टार्ट है। एक रिमाइंडर मैं आपको दे दूं बेटा, जो मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो फीस स्ट्रक्चर अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट में 31 मार्च को वो अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफर एक्सपायर कर जाएगा। इसलिए आप डिले मत करो, क्योंकि इसके बाद जो फीस है वो अपग्रेड हो जाएगी। इसे 31 मार्च तक अर्ली बर्ड ऑफर को अवेल कर लो, ठीक है। डू नॉट मिस द अर्ली बर्ड ऑफर, इट विल एक्सपायर ऑन 31 मार्च।
उसके बाद फीस का अपग्रेड हो जाएगा, तो आप फिर मुझसे कहोगे सर मैं मिस कर गया एंड सो ऑन. डू नॉट मिस दैट टारगेट. थैंक यू स्टूडेंट्स इस बात के लिए कि मुझे मेरी इस जर्नी में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला. जो मेरा क्लास 12 का बैच है वो बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है. स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग एंड दे आर इम्प्रूविंग इन रियल टर्म्स. मेरा जो JEE 2025 का बैच है उसके बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं. दे आर इम्प्रूविंग. बहुत अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्विंग चल रहा है, बहुत अच्छे टेस्ट पेपर्स जा रहे हैं. दे आर ऑल्सो इम्प्रूविंग, दे आर ऑल्सो अप्रिशिएटिंग. थैंक यू एवरीवन. I will keep on working harder to help you to achieve top ranks and your dreams. Thank you, students. Thank you, everyone.